ये प्रैक्टिस सेट जेएसएससी झारखंड फील्ड वर्कर का है। इसमें कुछ सवाल हैं, उसे सॉल्व किया गया है किताब के द्वारा, तो उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में उस चीज़ को समझें और एग्ज़ाम की तैयारी भी करें, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम में फ़ायदा भी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका गद्यांश है। ठीक है, तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में जब गद्यांश देता है, इसको इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, पैसेज का ही हिंदी गद्यांश हुआ। तो गद्यांश में आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और आगे का आपका जो सवाल रहेगा वो आपका रह जाता है, मतलब आप बना नहीं पाते हैं, टच भी नहीं कर पाते हैं। तो आखिर कारण क्या है? तो सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह का मतलब हुआ जो ज़रूरी पॉइंट है उसको पढ़कर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर करने के लिए बहुत बार क्या होगा कि लोग पूरा पैसेज को पढ़ेंगे, वो भी सही है, लेकिन अगर आपका स्पीड जब ठीक है तो ही आप पूरा पैसेज को पढ़िए और आंसर कीजिए, यानी उत्तर दीजिए सवाल का। लेकिन आपका स्पीड जब ठीक नहीं है तो दूसरा उपाय है कि आप सवाल को पहले पढ़िए, जो गद्यांश के बाद सवाल पूछा गया है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, देखिए हम पहला सवाल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको करना है। तो इसको आप कैसे खोजिएगा? तुरंत तो आप खोज नहीं पाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब भी पढ़िएगा ना, तो आप स्पीड में पढ़िएगा, और स्पीड में पढ़ने के बाद जहाँ आपका वर्ड है मैच करेगा, ठीक है, ये वर्ड मैच कर जाएगा, चाहे ये वर्ड में मिल जाएगा, चाहे ये शब्द मिल जाएगा, तो आप सवाल का जवाब तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, समय अपना आगे अच्छे से प्रयोग करने के लिए हम पढ़ के बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आंसर को करना और कैसे पकड़ना भी है। ठीक है, जवाब को कैसे पकड़ना और कैसे टिक मारना है। ठीक है, टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस गद्यांश को। शिक्षा और वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया गया है। चेतना का मतलब हुआ मन, और बहिष्कृत का मतलब हुआ बाहर कर देना। ठीक है, कुछ वर्ड आपको समझना पड़ेगा, पूरा क्लियर वहाँ पे लिखा नहीं रहता है, क्योंकि वही चीज़ फिर आपको जब सवाल में पूछ देगा तो आप ढूंढते रह जाइएगा आंसर, लेकिन मिलेगा नहीं। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश, मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता आदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ कुछ आपको शब्द ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा ही कि ये आपको प्रश्न में जरूर मिलेंगे। ठीक है, अभी आगे मिलेगा आपको, पहले ही यहाँ पे टिक कर दिए इसीलिए। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, पहले पढ़ लिए, अब क्या सवाल में आइए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये अभी हम लोग पढ़े, आप लोग देखे हैं। ये जो है आपका पहला सवाल, ये जो आपका पहला सवाल है, ये आपका आंसर सी होगा। मानव, सवाल क्या बोला, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु क्योंकि, देखिए ध्यान से पढ़िए, भौतिक शक्तियों, याद रखिए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है ना। भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आपका आंसर मिल गया। अब दूसरा में आइए, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो क्या है, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। अपरिसीम आपको कहीं जरूर दिखा होगा, देखिए यहाँ पे है अपरिसीम। ठीक है,
अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी। तो वही आपका सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 2 कुछ कुछ मैच कर गया, मतलब लाइन मैच कर गया जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 में आइए। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है, तो तीसरा का हम आंसर यहाँ पे किए हैं। देखिए, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकास करके हम लोग इसको भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। देखिए, तीसरा का आंसर हम यहाँ पे किए हुए हैं। उसके बाद चौथा में आइए। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं कहा जा सकता, तो 4 का भी हम आंसर यहाँ कर रखे थे। ठीक है, जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि आपका आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। वहाँ साहित्य, देखिए ध्यान से, वहाँ साहित्य की कला, धर्म और दर्शन। तो अब ये आपका ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, अब पांचवा में आइए, लास्ट है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। तो इसका आंसर भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना शुद्धता, जो आपको हम बता रहे थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शुद्धता, यहाँ दिया हुआ है व्यक्ति। देखिए पढ़िए ध्यान से, व्यक्ति की शुद्धता किधर चला गया, व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ध्यान दिए, अणु विस्फोट यानी कि विनाश का बात कर रहा है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए, यानी कि नुकसान ना होने दिया जाए। ठीक है, चलिए अभी पांचों का पांचों आपने आंसर सही सही कर लिया है। अब आइए दूसरे सवालों में। कुछ सवाल यहाँ पे सिलेबस से ही हैं। तो सवाल नंबर 6 में है, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंद। तो इसमें आपका जो अलंकार है कौन सा अलंकार होगा, तो आप 7 क्लास 8 क्लास या फिर 9 10 में संस्कृत ग्रामर या हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, याद कीजिएगा। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ शब्दों का वृद्धि होता है, यानी कि शब्दों को दोहराया जाता है, तो उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, ये सभी आपने 7 या 8 क्लास में, चाहे 9 10 में, या फिर कंपटीशन का जब तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना, सिर्फ थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 7 में, छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथा। तो ये लाइन पढ़ने के साथ ही आपको लगता होगा कि कुछ गर्व का बात हो रहा है। ठीक है, उपमा, छत्र सा सिर पर उठा था, छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा का अलंकार है, उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, उपमा अलंकार है, किधर चला गया, उपमा अलंकार है ना आंसर में। अब सवाल नंबर 8 में आइए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ देखिए वर्णों की वृत्ति की गई है, उसमें तो शब्दों की वृत्ति थी, इसमें वर्णों की गई है। तो वर्णों की जब वृत्ति होती है तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, और चोर। ठीक है, इसमें आपका वर्णों की आवृत्ति की गई है, ये आपका हुआ। ठीक है, और सवाल नंबर 9 में ये, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो कोयला प्रचलित नहीं है। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 में आइए, इसमें आपको मिलान करना है। तो सवाल इसको पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या करना है। देख के ही लग रहा है कि इसको मैच करना है आपस में। ठीक है, समय नहीं गंवाना ज़्यादा। तो जुलाई आपका क्या हो जाएगा, जुलाई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञम आ जाएगा, महीना आपका जातिवाचक संज्ञम हो जाएगा। ठीक है, कुंज आपका समूहवाचक में आ जाएगा, कुंज मतलब कि ग्रुप। ठीक है ना, समूहवाचक वही ना हुआ, ग्रुप का बात जहाँ पे हो रहा है। पानी आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा, द्रव्यवाचक का मतलब हुआ जिसको नाप तोल सके। ठीक है, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। 5 तरह का संज्ञा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10 तक तो हो गया। अब रसखान है, रसखान है तो ऑप्शन भी आपको बहुत इजी दिया है, सिर्फ थोड़ा सा आपको सोचना है सवाल में,
आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। आखिर इस सवाल को आप कीजिएगा तो 1 नंबर तो आपका होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। चाहे 3 नंबर का होगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसा उसका पैटर्न रहा नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ ये आपका क्या बोलते हैं मार्किंग का। तो सबसे पहले रसखान है। रसखान क्या है? रस खान, जैसे ना रासलीला लगा हुआ है। ठीक है, रस खान नाम से पता चल रहा है कि भक्ति काल का बात हो रहा है, तो भक्तिकालीन कवि है। ठीक है, थोड़ा सा आपको और नॉलेज भी रखना पड़ेगा। तोड़ते पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका बहुत सारा आपको कहानी मिलेगा क्षितिज की किताब में, है ना, क्लास 9 और 10 का पढ़े होंगे तो इनको जरूर जानते होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। महाप्राण व्यंजन नहीं है तो का इसमें नहीं है। महाप्राण व्यंजन अगर आपको जानना है तो फिर आपको पूरा लिस्ट निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये सब परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा तो ही बनेगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संयोजन किसे कहते हैं, संयोग किसे कहते हैं। अब सवाल नंबर 15 में आइए। सवाल नंबर 15 में क्या बोल रहा है? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 9 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो क्या है? खा, छा और ठा। ठीक है, इसमें आपका का नहीं है, ध्यान रहे। ये आपका सवाल आगे का है इसलिए हम लिख दिए वहाँ पर ताकि बता पाए। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो वर्ण विच्छेद भी आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ ऐसा आपको कंपटीशन में नहीं मिलेगा जो आप पहले ना पढ़े हो। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा यहाँ पे एडवांस हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा दे दिया जाता है और वहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ सीखते हैं स्कूल या कॉलेज में जो भी बोलिए। लेकिन कंपटीशन में आपको थोड़ा उससे ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा समझना भी है, बनाना भी है, तो ही आपका बनेगा। तो उद्धान का शुद्ध वर्ण जो हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए सबका अलग अलग होता है, ये काम आपको लिख के बताते हैं। परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा है, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होता है पर जोड़ इच्छा होता है। ठीक है ना, तो अब ये नहीं कन्फ्यूज होना है कि ये तो परीक्षा था तो ये इच्छा कहाँ से आ गया, उसी से बना हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित, सवाल नंबर 18 में आइए। अब निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी योगरूढ़ है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना अभी कुछ देर पहले कि हम लिख दिए हैं। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसमें का, इसमें जो जा है वो आपका महाप्राण नहीं है। बाकी हम बोलिएगा कि कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिए। खा, छा, खा और छा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा कि जैसे कि ये तो दिया हुआ है लेकिन इसमें झा तो नहीं दिया हुआ है कहीं, तो ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या बोला है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ध्यान दीजिए आप। तो इसमें खा और घा आपको तो यहाँ तक मैच कर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जा कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इससे आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के, सोच लगा के आप बना सकते हैं। जा कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है? सवाल नंबर 16 में जा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, झा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको कहीं का भी नहीं दिख रहा है, ध्यान रहे, कहीं का भी नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लिख दिए थे पहले ताकि आप बना पाएँ। तो इसमें खा, घा, झा, झा बोलने से भी लग रहा है कि ज़्यादा ताकत लग रहा है, महाप्राण लग रहा है। ठीक है ना, और जा बोलने से उतना नहीं लग रहा है। तो यही सोच के और आंसर में भी दिया हुआ था आपका जा जो है आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी मिला सकते हैं, इसीलिए तो हम पहले ही हिंट कर दिए, आप मिला लीजिए पूरा, वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उससे भी बना सकते हैं और यहाँ ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो जापानी शब्द है रिक्शा। निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है पंकज। चलिए अब सवाल नंबर 21 था ना, 22। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में कौन सा हो जाएगा? तो सनाथ हो जाएगा। अनाथ का जो है सनाथ हो जाएगा। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो कमीना जो है अरबी नहीं है, गाली भी लिख दिया है इसमें इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना चलिए ठीक है। सवाल नंबर 24 में आइए।
विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। हवा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समीर। समीर आपका पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम हो गया। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो जल्दी। जल्दी आपका क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और सवाल नंबर 27 में आइए। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो जंजन नहीं है। ठीक है, अपकार उपकार है, अनल अनिल है, अर्क और अरक है। टिकाऊ शब्द, टिकाऊ का शुद्ध रूप से निम्न में से कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होता है एग्जाम में आता है, कुछ चीज़ आपको गलत लिखा हुआ रहेगा, कहेगा कि सही चीज़ आप ढूंढ के आंसर कीजिए। तो टिकाऊ अगर आप हिंदी में लिखे होंगे, वाक्य बनाए होंगे, चाहे कभी कहानी में पढ़े होंगे कि टिकाऊ चीज़ थी, चाहे टिकाऊ चीज़ था, ठीक है ना, तो आप जान पाओगे कि टिकाऊ जो है ऐसे ही लिखा जाता है। घन सीता, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, ये वाला सवाल नंबर 29। तो घनिष्ठा, यहाँ घनिष्ठता लिखा हुआ है, लेकिन घनिष्ठा मेरा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठा होगा ये, ठीक है ना। ये घनिष्ठता गलत लिखा हुआ है, इसका सही जो है ये होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देखिए, परीक्षण भी आपका शुद्ध रूप से लिखना है, तो कुछ सवाल आपका नंबर बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपका पकड़ अच्छा हो तो परीक्षण आपका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी, क्यारी। ठीक है, गुच्छ वाला शब्द है, सरम बालक गुलाम, ये सब मतलब गुच्छ में नहीं रहता है, ये सब बंडल में नहीं रहता है। क्यारी जो है बंडल में रहती है। ठीक है ना। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो शाक्त है। कुछ कुछ चीज़ आपको सिर्फ पढ़ के ही करना है, उसके बारे में डिटेल जब पढ़िएगा तो आप जान पाइएगा। ऐसे जहाँ तक मुझे पता है और मैंने बताया, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि कुछ सीख पाइए। ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर आप 33 में आइए। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, राधा रोती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है ना, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये दोनों चीज़ जानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए सवाल नंबर ये ऑप्शन नंबर बी में, सीता गीत गाती है, तो कौन गाती है? सीता गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। इसमें दोनों चीज़ मिल गया। लेकिन इसमें आपका राधा रोती है, तो रोती है, कौन रोती है? राधा। क्या करती है? नहीं, इसमें सेंटेंस बना ही नहीं, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष में सर्वनाम इसका आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 35 में, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषी हैं? तो 4 हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा? भाववाचक मित्रता, मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। दुश्मनी में भी आपका भाववाचक में आ जाएगा, फिर आपका बुढ़ापा भी भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, मृत्यु भी आपका भावीवाचक में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जहाँ पे लगे फीलिंग जग रहा है, वहाँ पे आपका भाववाचक होता है। ठीक है, उसका डिफिनेशन पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये भी होगी, ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। अब सवाल नंबर 38 में आइए। निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है। अब सवाल नंबर 29 में आइए, 39 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु। शिशु हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि शिशु को लगने वाली टीका। ठीक है, तो शिशु में आपका लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। ठीक है, शिशु आपका बहुवचन में भी आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, सिंगुलर में कभी नहीं आता है शिशु। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 40 में आए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानित। कपड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है, जाति भुजा चिड़िया आपका सब स्त्रीलिंग है। इसे भी आपको ऑप्शन से ही पकड़ना है। जाति कौन सी आपकी बोला जाता है? त्रिकोण में भुजा कितनी है, ये उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, इन कपड़ा पहना जाता है, कपड़ा धुला धुला जाता है, कपड़ा सिला जाता है। ठीक है, कपड़ा सुखाया जाता है। ये आपका तो अपने से भी थोड़ा सा आप सोच के सवाल का जवाब दे सकते हैं। हर बार आपको सब चीज़ के बारे में डिटेल जानने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ भी अगर पहले से आप जान रहे हो उस चीज़ के बारे में तो आपका बन जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सेना। सेना आपका पुल्लिंग में आ जाएगा क्योंकि सेना ग्रुप में है। ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि सेना ग्रुप में है, और ग्रुप मतलब समूह में, ये आपका हमेशा बहुवचन में ही आएगा। ठीक है, बहुवचन में भी आएगा और पुल्लिंग में ही आएगा। याद रहे, इसे भी पकड़ना है। दया हुआ,
दया आपका फिर भाववाचक में आ जाएगा, क्षमा भी आपका भाववाचक में आ जाएगा, माया भी आपका भाववाचक में ही आ जाएगा, सेना जो है आपका पुल्लिंग। वो तो सवाल कुछ और पूछा है, लेकिन हम थोड़ा बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप लोग को पकड़ में आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। सेना आपका ग्रुप में है या आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 42 में, इसमें पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। घबराना नहीं है कि क्या इतना बड़ा दे दिया है, पहले समझिए, पढ़िए, समझिए, तब फिर आंसर कीजिए, ठीक है ना। तो पढ़िए इसको, पहले क्या लिखा हुआ है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब दूसरा में क्या है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोनों सही है ये, ठीक है, ये आपको दोनों सही है। अब सवाल नंबर 43 में, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कष्ट, कष्ट आपका पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। सेना भी दिया हुआ है ना, तो कष्ट, एक मिनट, निम्न में से कौन सा, नहीं इसमें सेना होगा, इसमें सेना होगा, क्योंकि मैंने गलत टिक कर दिया है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जब यहाँ है तो यहाँ भी यही आंसर होगा, ठीक है ना। वो कंफ्यूज करने से कभी कभार दे देता है आपका एग्जाम में भी, ताकि आपका माइंड को जज किया जाए कि आप कितना सोच पाते हैं। अब देखिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अब यहाँ पे आप गड़बड़ हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी सॉरी, वन विच्छेद क्या होगा, तो उसी तरह आशीर्वाद। अब यहाँ तो दूसरा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सबका नियम है, सबको उदाहरण के तौर पर जब बनेगा ना, सबका प्रकार होता है कि किस प्रकार से कौन सा संधि विच्छेद हो रहा है, वर्ण विच्छेद हो रहा है, ठीक है। रसोईया में प्रत्यय क्या है, तो ईया, रसोईया में जो प्रत्यय है आपका ईया है। उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान में रहे, उपसर्ग पहले लगता है, किसी भी शब्द में पहले लगता है, और प्रत्यय जो है आपका बाद में लगता है, किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, रसोईया, यहाँ लिखा हुआ है रसोईया। तो अगर आपको पता ही नहीं प्रत्यय क्या होता है, तो ये वर्ड, ये शब्द आपके लिए बेकार है, आप बना ही नहीं पाइएगा, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगा कि उपसर्ग क्या है, तो कुछ भी आपको लिख दे एक सेंटेंस में, एक शब्द में, तो आप उसको भी नहीं बना पाइएगा, क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रत्यय जो है आपका, इसको पकड़ना ईया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 46 में है, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। तो देखिए, न्याय प्लस आलय आ गया ना। अब सवाल नंबर 47 में, परिच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये सब संधि विच्छेद आपको करना है, कर लीजिएगा। मृगनयनी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो कम धाराएं समास है। 49 में देखिए, पंचवटी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो द्विगु समास में गिनती होता है, ठीक है, जिसमें गिनती किया जाए कि कितना है कितना नहीं है, उसमें आपका द्विगु समास होता है। पंचवटी का मतलब कि पाँच, पाँच आ गया, संख्या आ गया इसमें, इसलिए द्विगु समास होगा, ठीक है ना। नीर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, देखिए हम पहले ही बताए थे ना, उपसर्ग अभी कुछ देर पहले। तो नीर से कौन सा बना हुआ है, देखिए ध्यान से, निंदा, निंदा बना है, नहीं बना है, क्योंकि ध्यान रहे, ध्यान समझिए, ताकि आपको बार बार ना समझना पड़े। निंदा कहाँ गया, 50 का निंदा, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, नीर, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए नीर बोल रहा है, निंदा में तो नीर नहीं दिख रहा है। निदा आई, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है। निदय, इसमें भी आपको नीर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए निर्दय, निर्दय, नीर प्लस दय, इसमें आपको दिखा रहा है, आंसर आपका यही हो जाएगा। अब 51 में, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है, मुहावरा है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसका आंसर होगा, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। जब तक आप कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं कीजिएगा, तो आप उसके बारे में नहीं जान पाइएगा, ठीक है ना, कि कैसे होता है। उसको 52 में आइए कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लोकोक्तियाँ का भाव है, काम में आलस्य करना ना पूरी होने वाली शर्त है, ठीक है। जो हो नहीं सकता है वो किया जा रहा है, चाहे बोला जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ। अब 53 का, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्तियाँ का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 54 में, गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ है, गुल्लर का फूल होने का मतलब लापता होना, ठीक है। एक ऐसी भी गाना है कि
छोड़िए, क्या ही गाना सुनना। अब आपका सवाल नंबर 55 में देखिए, नाक में दम करना, ये तो सुनते साथ बोल जाएगा परेशान कर रहा है, परेशान करना। ठीक है, उस लड़के ने मेरे नाक में दम कर दिया, इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया, यानी परेशान कर दिया। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कि ऊंची दुकान फीका पकवान। सुना तो बहुत कुछ था लेकिन हुआ कुछ नहीं वैसा। इसका मतलब यही हुआ। पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो सुनने में ही लग रहा है पत्थर को जोंक नहीं लगने में मतलब कि मजबूत बात किया जा रहा है। तो इससे भी आप अपने सोच के भी आप आंसर कर सकते हैं। बोल रहा क्या है, सबल का शोषण नहीं होता, सबल मतलब कि मजबूत का शोषण नहीं होता। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका आंसर ये होगा, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सवाल नंबर 58 में आइए, निम्न में शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो देख, हाँ, अभी इसमें भी आपको नंबर उठाने का पूरा मौका मिलता है। ये आपका जम्बलिंग वर्ड है। ठीक है, जम्बलिंग वर्ड का मतलब हुआ कि कुछ आपको अरेंज करके लिखना है, जैसे तैसे लिख दिया गया, जैसे यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, और यहाँ 2 लिख दिया गया। तो आपको इसको अरेंज करना है कि 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे शब्द जैसे तैसे कर दिया गया है, शब्द को लिख दिया गया, आपको सही करके उसका उत्तर देना है। तो लिखा गया, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। ये तो होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। आभारी रहेगा महात्मा गांधी का देश सदा, ये भी नहीं होगा। रहेगा सदा देश, रहेगा देश सदा महात्मा गांधी का आभारी, ये भी नहीं होगा। देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये होगा। ठीक है, पढ़ने में ही आपको लग रहा है कि ये होगा। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। तो हेतु मत भविष्य इसका आंसर होगा। ठीक है, किधर चला गया, अब लास्ट ही है। देख सकते हैं, सवाल नंबर 60 में आइए आप। ठीक है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य का पहचान होता है। ठीक है ना, हम कहीं कहीं किए भी हैं। ये की होगा, चाहे जो होगा, या फिर क्योंकि होगा, बीच में, सेंटेंस के बीच में होगा, शुरू में या बाद में नहीं होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, उसने मान लिया कि वह, मान लिया कि दोस्त उसका है, ये आंसर होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 61 में आइए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ये तीनों का तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 62 में, आचार्यों ने कहा कि हिंसा की यह हिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो मिश्र वाक्य होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पहले बोले ना कि होगा, चाहे है होगा, चाहे जो होगा, चाहे क्योंकि होगा, चाहे जियो भी हो सकता है ना। उसके बाद ये आपका क्या बोलते हैं, उतना बहुत सा चीज़ हो सकता है, लेकिन पढ़िएगा तो ही आप बना पाइएगा। सवाल नंबर 3, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, संकेत कर रहा है कि अगर पानी नहीं होता तो फसल भी नहीं होता। सवाल नंबर 64 में, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 65 में, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये विधान वाक्य है। ठीक है, अब सवाल नंबर आपका सभी 65 तक मैंने करा दिया है। अब इसको भी हम लेके आएंगे, ये तो और भी बहुत ही आसान गद्यांश है। इसको, ये तो शुरू में जो पढ़े इसमें थोड़ा दिक्कत भी आया, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।